नाउ वी आर स्टार्टिंग अनदर चैप्टर जिसका नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब इस चैप्टर को जो पढ़ने का तरीका है, यू कैन एक्सपेक्ट टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। दो तरह के क्वेश्चंस मार्जिनल कॉस्टिंग के ऊपर पूछे जा सकते हैं। एक है थ्योरेटिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन और दूसरा है प्रैक्टिकल्स टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब प्रैक्टिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसमें फॉर्मूले बेस्ड है। केवल अगर आपको फॉर्मूले समझ में आ गए इसके, तो आप आराम से प्रैक्टिकल सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आपने प्रैक्टिकल्स अच्छे से समझ लिए तो आपको इसकी थ्योरी समझने में आसानी होगी, क्योंकि केवल थ्योरी से ये टॉपिक इतनी अच्छे से नहीं समझेगा जब तक कि आप साइमल्टेनियसली उसके प्रैक्टिकल भी नहीं करते। मार्जिनल कॉस्टिंग जब हम पढ़ेंगे तो एट द एंड हम एक एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का भी टेक्निक देखेंगे। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो होती है वो भी देखेंगे, और इसमें जो डिफरेंस है मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या डिफरेंस है ये भी देखेंगे, क्योंकि इसके ऊपर यानी डिफरेंस के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। थ्योरेटिकल भी आ सकता है, प्रैक्टिकल भी आ सकता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग से। अब सबसे पहले हम यहाँ पर थ्योरेटिकल एस्पेक्ट देखेंगे, मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है ये देखेंगे, और उसके बाद हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी देखेंगे। तो मार्जिनल कॉस्ट अगर आप देखें तो कॉस्ट एडेड बाय प्रोड्यूसिंग वन एक्स्ट्रा आइटम ऑफ प्रोडक्ट, यानी एक एक्स्ट्रा, अभी आपने इतने प्रोडक्ट बना लिए हैं, इतने आइटम्स बना लिए हैं किसी प्रोडक्ट के, इतने सारे बना लिए, एक और अगर आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं इसी तरह का, तो इसकी जो बनाने की कॉस्ट, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनाने की कॉस्ट क्या आएगी, इसी को हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। सो अगर जनरल लैंग्वेज में देखें तो एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट रहती है उसको हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। अब अगर देखें मार्जिनल कॉस्टिंग को, तो मार्जिनल कॉस्टिंग को ये कहते हैं कि अकाउंटिंग सिस्टम है, इट्स अकाउंटिंग सिस्टम, ऑल्दो इट्स अ टेक्निक, बट अलग अलग लोग इसको अलग अलग तरह से डिस्क्राइब करते हैं। सो इट्स अ अकाउंटिंग सिस्टम इन विच वेरिएबल कॉस्ट आर चार्ज टू कॉस्ट यूनिट। देखिए कॉस्ट को आप दो तरीके से बाइफरकेट कर सकते हैं एलिमेंट वाइज। एक होती है फिक्स कॉस्ट, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में आप क्या करते हैं, जो वेरिएबल कॉस्ट रहती है, वेरिएबल कॉस्ट को आप चार्ज कर देते हैं यूनिट्स के ऊपर जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिर आप बोलेंगे सर फिक्स कॉस्ट का क्या होगा, तो यहां पर फिक्स कॉस्ट जो रहती है वो एट द एंड हम उसको डिडक्ट करते हैं अगेंस्ट द कंट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, जितनी भी सेल्स हुई है आपकी, जितनी भी सेल्स हुई है, मान लीजिए 1 लाख रुपीस की सेल्स हुई है आपकी, अब ये जो यूनिट्स आपने सेल किए हैं इसको बनाने में जो कॉस्ट आई है, वेरिएबल कॉस्ट अगर आप देखें तो वेरिएबल कॉस्ट सबसे पहले हम इसमें से लेस कर देते हैं। मान लीजिए 60,000 रुपीज वेरिएबल कॉस्ट थी, तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट जब आप डिडक्ट करते हैं वेरिएबल कॉस्ट सेल्स में से, तो जो बचता है उसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन, और ये आ रहा है यहाँ पे आपका 40,000 रुपीज। अब मान लीजिए फिक्स कॉस्ट आपकी है 25,000। अब नाम से ही पता है फिक्स का मतलब जो फिक्स रहती है, कितनी भी यूनिट्स प्रोड्यूस कर रो आप, वो चेंज नहीं होती। तो यहाँ पर जो फिक्स कॉस्ट है उसको हम लास्ट में डिडक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, जो बचा उसको कहते हैं कंट्रीब्यूशन, और इसमें से हम फिक्स कॉस्ट को लेस कर देते हैं टू नो द प्रॉफिट फिगर। तो फिक्स कॉस्ट लेस कर दी, तो अब आपका जो प्रॉफिट आया है एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग वो आ रहा है 15,000 रुपीज। तो डेफिनेशन अगर देखें तो इसमें देखिए, अकाउंटिंग सिस्टम इन विच वेरिएबल कॉस्ट आर चार्ज टू द कॉस्ट यूनिट्स एंड द फिक्स कॉस्ट ऑफ द पीरियड आर रिटन ऑफ इन फुल अगेंस्ट द कंट्रीब्यूशन। तो ये जो कंट्रीब्यूशन होता है साल भर में जो भी आपने बेचा है बना के, उसका जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, उसमें से हम लास्ट में फिक्स कॉस्ट लेस कर देते हैं।
अब थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट और समझेंगे। मार्जिनल कॉस्टिंग का जो बेसिक कंसेप्ट है वो आप समझ लीजिए, पिन पॉइंट जिसके ऊपर इन्होंने फोकस किया है। ये कहते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड है, इसका मतलब वो तो बदलेगी नहीं, आप चाहे कुछ भी मत बनाइए या आप कितना भी प्रोडक्शन कर लीजिए, इतना प्रोडक्शन कर लो या कुछ भी मत बनाओ, फिक्स्ड कॉस्ट तो हमेशा फिक्स्ड रहेगी। एंड इट इज रिलेटेड टू अ पीरियड, यानी वो एक पीरियड से रिलेट करती है, जैसे कि रेंट ऑफ द फैक्ट्री। अब ये रेंट क्या है, आप बनाएं, कोई प्रोडक्शन करें या न करें, रेंट तो आपको देना पड़ेगा, तो इट इज अ फिक्स कॉस्ट। So fixed cost is a period cost and it remains fixed for a period. अब डिसीजन मेकिंग में इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं रहता। ये बेसिक प्रिंसिपल है मार्जिनल कॉस्टिंग का कि फिक्स कॉस्ट तो फिक्स है, उसका डिसीजन मेकिंग में इंपॉर्टेंस नहीं है। डिसीजन मेकिंग में क्या इंपॉर्टेंट है कि आपका जो सेल हो रहा है वो कितना है और वेरिएबल कॉस्ट कितना है, जो आपने बनाया उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है और उसकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, और वो जो कंट्रीब्यूशन आता है, डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट, वो जो कंट्रीब्यूशन आता है वो ही इंपॉर्टेंट है डिसीजन मेकिंग के लिए। तो अब मार्जिनल कॉस्टिंग की वापस से अगर आप देखें तो ईच एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ सेल्स, अगर आप इतनी सेल्स कर चुके हैं अभी तक, इतना यूनिट्स का आप सेल कर चुके हैं, एक एडिशनल सेल, एक यूनिट का और अगर आप सेल करते हैं तो इट इंक्रीजेस। तो ये दो चीजें इंक्रीज करता है, एक तो रेवेन्यू इंक्रीज करता है, रेवेन्यू यानी ये सेल प्राइस, सेल आपकी बढ़ जाती है। मान लीजिए एक यूनिट की सेलिंग प्राइस है 10 रुपीज, तो आपके जो रेवेन्यू है वो 10 रुपए से बढ़ जाता है। ईच एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ सेल से आपका जो रेवेन्यू है वो 10 रुपए से बढ़ता है। एंड इट ऑल्सो इंक्रीजेस द कॉस्ट, और ये जो एक्स्ट्रा यूनिट सेल की है इससे आपकी वेरिएबल कॉस्ट है वो भी बढ़ती है। तो वेरिएबल कॉस्ट आपकी मान लीजिए 8 रुपीज है, तो ये भी आपकी बढ़ गई है। तो कहने का मतलब है यहां पे फिक्स्ड कॉस्ट का कोई लेना देना नहीं है। जब आप एक्स्ट्रा यूनिट बनाते हैं तो दो चीजें अफेक्ट होती है, एक तो सेल प्राइस आपको यानी रेवेन्यू मिलता है, और दूसरा आपकी कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाती है। तो इन शॉर्ट अगर आप इसको समझें तो सेल ऑफ वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस द प्रॉफिट बाय द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो सेलिंग प्राइस एक यूनिट की कितनी है, 10 रुपए। वेरिएबल कॉस्ट एक यूनिट बनाने में जो वेरिएबल कॉस्ट लगती है वो 8 रुपीज है। इसका मतलब आपका जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, वो 2 रुपीज, और आपका जो प्रॉफिट है वो भी 2 रुपए से आपका बढ़ जाता है। यानी एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने से आपका जो प्रॉफिट बढ़ता है वो 2 रुपीज से बढ़ जाता है, दैट इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से बढ़ता है। सिमिलरली सेलिंग 1 यूनिट लेस, अब यहां पर ये बोल रहा है कि आप एक्स्ट्रा यूनिट बनाते हैं तो प्रॉफिट 2 रुपए से बढ़ रहा है। इसी तरह से अगर एक यूनिट कम अगर आपने बनाई तो प्रॉफिट विल डिक्रीज बाय द सेम अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो 2 रुपए से आपको प्रॉफिट कम होगा अगर आप एक यूनिट कम बनाते हैं तो अभी तक के डिस्कशन से आपको एक चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी कि आपका जो इंक्रीज इन टर्नओवर है, यानी आप जितनी ज्यादा यूनिट्स बनाएंगे, जितनी ज्यादा यूनिट्स बना के सेल करेंगे, उतने से आपका डायरेक्ट अफेक्ट होता है प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिट सीधे सीधे रिलेट होता है कितने नंबर ऑफ यूनिट्स आपने सेल किए हैं। एक्स्ट्रा यूनिट सेल किए हैं तो प्रॉफिट भी उतने से बढ़ता है, और कितने से बढ़ेगा तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, इसको हम शॉर्ट में सीपीयू बोलते हैं, उतने से प्रॉफिट बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल अभी हमने यहां पे देखा था एक यूनिट एक्स्ट्रा बनाई तो आपका प्रॉफिट 2 रुपए से बढ़ा था। अगर आप 100 यूनिट और एक्स्ट्रा बनाएंगे तो आपका जो प्रॉफिट है वो सीधे से 200 रुपए से बढ़ जाएगा। अब जरा कंट्रीब्यूशन की इक्वेशन समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू, यहाँ पे टोटल कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, जितना भी सेल किया है आपने यूनिट्स, उसका जो कंट्रीब्यूशन है इट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट एंड प्रॉफिट।
यानी जितना भी आप सेल करते हैं सबसे पहले तो उसमें से आप जो कंट्रीब्यूशन आता है उसमें से आप फिक्स कॉस्ट अगर लेस कर देते हैं तो बचता क्या है, प्रॉफिट। और फिक्स कॉस्ट क्या रहती है, ये तो फिक्स्ड रहती है। तो इसका मतलब सीधे कंट्रीब्यूशन जितना जितना बढ़ता जाएगा उतना ही ज्यादा प्रॉफिट आपका बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये तो फिक्स्ड कॉस्ट रहती है। दूसरी तरफ आप देखिए, कंट्रीब्यूशन इज आल्सो इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो आपने जितनी सेल की है उसमें से उसकी वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दें तो ये आता है कंट्रीब्यूशन। यानी इन शॉर्ट सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट ये क्या किसके बराबर होता है, कंट्रीब्यूशन के बराबर होता है। और फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट भी कंट्रीब्यूशन के बराबर रहता है। तो इन शॉर्ट सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब इसका हम एक प्रैक्टिकल करेंगे, उससे हम ये समझने की कोशिश करेंगे। तो एग्जांपल में आप देखिए कि जो आपने यूनिट्स प्रोड्यूस की है और सेल की, यानी इतनी यूनिट्स आपने प्रोड्यूस की और सेल की, कितनी यूनिट्स की है, 1000 यूनिट्स। सेलिंग प्राइस पर यूनिट, एक यूनिट की सेलिंग प्राइस कितनी है, 10 रुपीस। और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, 6 रुपीस। इसका मतलब सेलिंग प्राइस में से, हमने पहले भी देखा है, सेलिंग प्राइस में से अगर आप वेरिएबल कॉस्ट लेस कर देते हैं, 10 माइनस 6 कर देते हैं, तो आपको जो मिलता है वो मिलता है कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ रहा है, 4 रुपीस। अब आपकी फिक्स कॉस्ट यहां पे दे रखी है 2500 की आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है। तो अगर अब इसको हम इक्वेशन में रखें, सेल्स इक्वेशन में रखें, तो सेल इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो यहां पर देखिए सेल्स आपकी कितनी है, 1000 इंटू 10, इसका मतलब 10,000 रुपीस की सेल्स हो गई आपकी। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 6 रुपीस पर यूनिट इंटू 1000, यानी 6000 आपकी वेरिएबल कॉस्ट हो गई। अच्छा, फिक्स कॉस्ट आपको दे रखी है 2500, तो अब आप इसका प्रॉफिट आराम से निकाल सकते हैं। तो 10,000 माइनस 6 एंड 2500, तो ये आपका प्रॉफिट आ जाता है 1500 रुपीस। इसी इक्वेशन को हम दूसरी तरीके से देखें कि कंट्रीब्यूशन, हमने देखा था कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कितना है, तो देखिए 4 रुपीस पर यूनिट कंट्रीब्यूशन है, इनटू 1000 कीजिए, क्योंकि आपने 1000 यूनिट सेल की है बना के। तो ये हो गया कंट्रीब्यूशन आपका 4000 रुपीस। इसमें से आप ये इक्वल होगा फिक्स कॉस्ट के प्लस प्रॉफिट के। तो फिक्स कॉस्ट आपकी 2500 है, ये 4000 में से 2500 लेस कर दीजिए तो प्रॉफिट आ जाता है 1500। तो इसका मतलब हमको ये इक्वेशन में ये फिगर्स जब हम रखते हैं तो हमको मिलता है 4000 इज इक्वल्स टू 2500 एंड 1500। 2500 क्या है, फिक्स कॉस्ट, और 1500 क्या है, प्रॉफिट। अब देखिए मार्जिनल कॉस्टिंग का कंसेप्ट हम पहले भी देख चुके हैं, अभी वापस एग्जांपल में देख लीजिए। अभी आपने जो यूनिट सेल की है वो 1000 यूनिट सेल की। अब यहां पर ये कहते हैं कि अगर एक यूनिट और एक्स्ट्रा अगर आप बना के बेचेंगे तो आपके प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो यहां पर देखिए इक्वेशन को, एक यूनिट एक्स्ट्रा बना के अगर आप बेचेंगे तो आपको कंट्रीब्यूशन कितना मिलेगा, 4 रुपीस। पहले 1000 यूनिट बेच के आपका कंट्रीब्यूशन कितना था, 4000। तो 4000 से आपका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 4004 रुपीस। अच्छा, फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड ही रहेगी, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। तो आपका जो प्रॉफिट है वो कितने से बढ़ जाएगा, 4 रुपीस से। पहले 1500 का प्रॉफिट था, अब 1504 रुपीस का प्रॉफिट। यानी ईच एक्स्ट्रा यूनिट आप जब सेल करते हैं तो जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है आप जनरेट करते हैं, उससे सीधे सीधे उतने से आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है। अब हम बात करेंगे बीईपी एनालिसिस की। बीईपी एनालिसिस या फिर सीवीपी एनालिसिस, इसका सबसे पहले फुल फॉर्म समझ लीजिए। बीईपी का मतलब होता है ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस,
या फिर सीवीपी को आप बोल सकते हैं कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, दोनों ही एक ही चीजें हैं। अब ये जो बीईपी एनालिसिस है या फिर सीवीपी एनालिसिस है, ये मार्जिनल कॉस्टिंग से ही इनका उद्गम हुआ है, मार्जिनल कॉस्टिंग से ही ये बने हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग से ये बना है आपका एनालिसिस बीईपी एंड सीवीपी एनालिसिस। So you can say BEP or CVP analysis is a child of marginal costing. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है किसी भी बिजनेस के लिए। बीईपी एनालिसिस या कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस करना बहुत ही जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये रफ में पहले समझ लीजिए होता क्या है। रफ में हम इसको पहले समझेंगे, उसके बाद टेक्निकल एस्पेक्ट में जाएंगे। कोई भी पर्सन है जो बिजनेस करना चाहता है, लाइक ही वांट टू स्टार्ट द बिजनेस। ये बिजनेस किसका करना चाहता है? कुछ मैन्युफैक्चर करना चाहता है, वांट्स टू मैन्युफैक्चर सम प्रोडक्ट्स। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन इसके सामने रहता है कि हाउ मच प्रॉफिट ही कैन अर्न, या ऐसी सिचुएशन इसको पता करनी है कि इतनी सेल्स हो जाए, अगर इतनी सेल्स हो जाए तो इसको नो प्रॉफिट या नो लॉस होगा। यानी ही वांट टू मेक श्योर कि मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए कम से कम इतनी सेल्स तो करनी ही पड़ेगी प्रोडक्ट्स की, और अगर उससे कम सेल हुई तो लॉस होगा, और उससे ज्यादा सेल हुई तो प्रॉफिट होगा। तो बीईपी एनालिसिस में हम क्या करते हैं, एक ऐसा सेल का पॉइंट निकालते हैं, सेल्स का फिगर निकालते हैं, जहां पर उस बिजनेसमैन को नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन होगी। और अगर उसने उससे सेल्स उस सेल से कम का सेल्स किया तो यहां पर उसको लॉस होगा, और इस सेल्स के फिगर से ज्यादा का सेल्स हुआ तो वो प्रॉफिट फिगर होगा। तो बीईपी पॉइंट इज द ब्रेक इवन पॉइंट, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। यानी यहां पे न तो लॉस होता है न प्रॉफिट होता है। इससे ज्यादा सेल्स होती है तो प्रॉफिट होता है, और इससे कम सेल्स होती है तो लॉस होता है। तो ये तो अभी हमने समझा इसका रफ में। अब थोड़ा सा हम टेक्निकल वे में इसको देख लेते हैं। ये कहते हैं कि बीईपी एनालिसिस में वी कैटेगराइज द कॉस्ट इनटू वेरिएबल एंड फिक्स। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉस्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक फिक्स कॉस्ट और दूसरी वेरिएबल कॉस्ट। तो बीईपी एनालिसिस में सबसे पहली चीज फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को हम अलग अलग कर देते हैं, और उसके बाद ये जो कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, इसका जो रिलेशन है सेल्स से और प्रॉफिट से, इसका हम पता लगाते हैं एज पर द बीईपी एनालिसिस। तो जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि बीईपी एनालिसिस को हम कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस भी कहते हैं, सीवीपी एनालिसिस भी कहते हैं। It helps management to find out the relationship between the cost and revenue to the profit। यानी कॉस्ट और रेवेन्यू, कॉस्ट यानी आपकी फिक्स वेरिएबल कॉस्ट और रेवेन्यू यानी सेल्स, इसका जो रिलेशन है प्रॉफिट से वो हम इसमें पता लगाते हैं। अब इससे पहले कि हम बीईपी एनालिसिस का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखें, उसके पहले आप कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स है वो एक बार देख लीजिए, तो फिर हम प्रैक्टिकल पे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ बीईपी एनालिसिस एग्जाम में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ बीईपी एनालिसिस शॉर्ट में देखिए, फोरकास्टिंग ऑफ प्रॉफिट। आप इससे पूर्व अनुमान लगा सकते हैं कि आपका कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितनी सेल्स पे, इतनी अगर सेल्स की तो कितना, इतनी सेल्स की तो इतना प्रॉफिट। यानी आप फोरकास्ट कर सकते हैं प्रॉफिट का एक्यूरेटली। इसके बाद आप फ्लेक्सिबल बजट बना सकते हैं। बीईपी एनालिसिस अगर आपने कर लिया है तो फ्लेक्सिबल बजट भी इजीली बना सकते हैं आप। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कर सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस कैसा है या किसी डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस कैसा है ये पता कर सकते हैं। इट ऑल्सो असिस्ट इन फॉर्मुलेटिंग द प्राइस, किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस क्या हो, इतना प्रॉफिट अर्न करना है आपको तो फिर इसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए ये भी आप पता लगा सकते हैं। अब इसके एडवांटेजेस भी देख लीजिए। बीईपी एनालिसिस या सीवीपी एनालिसिस के बहुत सारे फायदे होते हैं, उसको हम शॉर्ट में देख रहे हैं। पहला तो ये सिंपल चार्ट में एक्सप्लेन किया जाता है, यानी चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है।
और चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन किए जाने से ये इवन लेमैन जो आम आदमी है वो भी इसको अच्छे से समझ सकता है। दूसरा एडवांटेज है कि प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट कैन बी एक्सप्लेन, यानी आपके अगर अलग अलग प्रोडक्ट है ए बी और सी, तो कौन सा प्रोडक्ट आपका सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है ये भी आप बीईपी चार्ट से पता कर सकते हैं। इसके बाद आप पता कर सकते हैं कि इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन द फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। अगर आपकी फिक्स कॉस्ट चेंज होती है तो उसका इफेक्ट क्या होगा प्रॉफिटेबिलिटी पे, अगर आपकी वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती है तो उसका इफेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या होगा, ये भी आप पता कर सकते हैं। इसके बाद आप पता कर सकते हैं कि फिक्स कॉस्ट का इंपॉर्टेंस कितना है। एक कंपनी है उसकी फिक्स कॉस्ट बहुत ही ज्यादा है और दूसरी कंपनी है उसकी फिक्स कॉस्ट बहुत ही कम है, दोनों सेम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, लेकिन इनका प्रॉफिट अलग अलग आ सकता है। इवन अगर उन्होंने सेम नंबर ऑफ यूनिट सेल की है उनका प्रॉफिट अलग अलग आएगा। इससे आप पता लगा सकते हैं कि ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है इससे इसका इंपॉर्टेंस कितना है, इसका इफेक्ट कितना हो रहा है प्रॉफिटेबिलिटी पे। इसके बाद इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी आप कितनी सेल्स करेंगे, डिफरेंट लेवल ऑफ सेल, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना, आपका प्लांट है 1000 यूनिट बनाता है तो वो आप कितनी यूनिट्स बना रहे हैं, कितना यूटिलाइज कर रहे हैं, और कंपैरेटिव प्लांट एफिशिएंसीज कैन बी एनालाइज। तो डिफरेंट प्लांट्स कितने यूनिट्स बना रहे हैं और उससे कितना प्रॉफिट पे इंपैक्ट आ रहा है वो भी आप एनालाइज कर सकते हैं थ्रू बीईपी एनालिसिस। और इट ऑल्सो हेल्प्स इन फोरकास्टिंग एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग, यानी आप फोरकास्ट कर सकते हैं फ्यूचर में कि इतनी इतनी सेल्स में इतना इतना प्रॉफिट होगा। लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए भी बीईपी एनालिसिस यूज होता है। इसी तरह से हम अभी देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस। हम इसलिए देख रहे हैं कि कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है, तो आपको जस्ट एक बार गो थ्रू करना है, कोशिश करना है कि जो कीवर्ड्स हैं इसके वो आप याद रख सकें। तो पहला देखिए, लिमिटेशन का मतलब है इसकी जो खामियां हैं, ब्रेक इवन एनालिसिस जो डेवलप हुआ है उसकी क्या लिमिटेशन है, का मतलब क्या क्या उसमें खामियां हैं। तो सबसे पहला देखिए कि फिक्स कॉस्ट हमने इसमें माना है कि कांस्टेंट रहती है, फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रिमेन्स कांस्टेंट, बट ये कहते हैं कि एक्चुअल में अगर आप देखें तो फिक्स कॉस्ट डू नॉट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। तो ये एक खामी है कि फिक्स कॉस्ट इन्होंने कांस्टेंट माना है बट एक्चुअल में फिक्स कॉस्ट भी थोड़ी बहुत बदलती रहती है। इसी तरह से वेरिएबल कॉस्ट भी हमेशा प्रोपोर्शनेटली नहीं बदलती, यानी प्रोडक्शन के हिसाब से एग्जैक्टली वैसे ही बदलेगी वेरिएबल कॉस्ट, ऐसा नहीं होता एक्चुअल प्रैक्टिस में। इसी तरह से ये कहते हैं कि सेल्स रेवेन्यू एग्जैक्टली प्रोपोर्शनेटली बढ़ता है, जितनी यूनिट्स आप सेल करते हैं उतनी सेल बढ़ती है। तो एक्चुअल प्रैक्टिस में ऐसा भी नहीं होता, कई बार आपको सेल्स थोड़ा कम में आप सेल्स करते हैं, डिस्काउंट में करते हैं, या इस तरह से एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में वो सेल्स रेवेन्यू नहीं बढ़ता। फिर ये कहते हैं कि मैनी अनलाइक टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स आर सोल्ड। अगर कंपनी है वो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बना रही है, अलग अलग तरह के टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स, तो ब्रेक इवन एनालिसिस इतना यूजफुल नहीं रहता। इसी तरह से मैनी प्रोडक्ट्स हैं, अनलाइक नहीं है लेकिन डिफरेंट प्रॉफिट मार्जिन है, थोड़े थोड़े से डिफरेंस है उसमें, और उसमें जो प्रॉफिट मार्जिन है, इसमें प्रॉफिट मार्जिन 20% है, इसमें 30% है, इसमें 10% है, तो इसमें भी फिर ब्रेक इवन एनालिसिस जो है वो इतना हेल्पफुल नहीं रहता अगर आपके डिफरेंट प्रोडक्ट्स के प्रॉफिट मार्जिन अगर डिफरेंट है तो। फिर ये कहते हैं कि जो इनकम है वो इनकम इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द चेंजेस इन सेल्स। तो हमने ब्रेक इवन में देखा है कि प्रॉफिट बढ़ेगा आपका अगर सेल्स बढ़ रही है। यहां पर ये कहते हैं कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और जो फिक्स कॉस्ट एब्जॉर्ब होती है वो होती है प्रोडक्शन के हिसाब से, प्रोडक्शन के, तो जितनी यूनिट प्रोड्यूस करते हैं उसके हिसाब से फिक्स कॉस्ट एब्जॉर्ब होती है, और इसको इसमें ब्रेक इवन एनालिसिस में इसका कोई भी जिक्र नहीं है प्रोडक्शन का, सीधे सेल्स से वो कंपेयर करते हैं प्रॉफिट को। फिर इसमें ग्रोथ और एक्सपांशन जो होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, फैक्ट्री में, यूनिट में, जो ग्रोथ और एक्सपांशन होता है यूनिट का, दीज आर नॉट अज्यूम्ड अंडर द ब्रेक इवन एनालिसिस। तो ब्रेक इवन एनालिसिस में मान के चलते हैं ये कैपेसिटी है और इस कैपेसिटी में इस तरह से उसका प्रॉफिट बढ़ेगा इतनी सेल्स से,
तो यहां पर एक्सपेंशन और ग्रोथ को कंसीडर नहीं किया है। फिर ये कहते हैं कि ओनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी प्रेजेंटेड बाय अ सिंगल ब्रेक इवन चार्ट। तो जो आप ब्रेक इवन चार्ट बनाते हैं इसमें, उसमें केवल सिंगल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, कुछ ही थोड़ी सी लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। फिर कुछ लोग कहते हैं कि सिंपल टेबुलेशन फॉर्म में भी तो प्रेजेंट कर सकते हैं यही फिगर, यानी चार्ट की जरूरत नहीं है। बीईपी में हम चार्ट बना के शो करते हैं तो उसकी जरूरत नहीं है, सिंपल टेबल फॉर्म में भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को। फिर ये कहते हैं कि कभी कभी चार्ट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं और डिफिकल्ट हो जाते हैं फॉर लेमैन टू अंडरस्टैंड। किसी आम आदमी के समझने के लिए कभी कभी ये चार्ट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट हो जाते हैं अगर उसमें कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन है तो। एंड लास्टली ये कहते हैं कि चार्ट डज नॉट प्रोवाइड एनी बेसिस फॉर कंपैरेटिव एफिशिएंसी बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। अलग अलग यूनिट्स या ऑर्गेनाइजेशन को कंपेयर करने के लिए जो चार्ट है वो इतना एफिशिएंट नहीं होता। सो दीज आर द लिमिटेशन। ये पूरा थेरेटिकल है, इसको आपको जस्ट एक बार देखना है, इसके जो कीवर्ड्स हैं उसको बस याद रखना है, मेमोराइज करना है। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो आप आंसर कर सकते हैं। मेन चीज जो आपको समझनी है वो है प्रैक्टिकल्स। तो अब हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की तरफ फिर से आ रहे हैं। इसमें आप देखिए मार्जिनल इक्वेशन, इसको आप मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन भी बोल सकते हैं। ये होती है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। इसको आप कह सकते हैं मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन। इसको याद रखना, इसको तरह तरह से आप शो कर सकते हैं, लाइक सेल इज इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। लाइक डिफरेंट वे में आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो हाल फिलहाल आपको क्या याद रखना है कि ये इक्वेशन है मार्जिनल इक्वेशन। और अब हम जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो देखने वाले हैं उसको देखने के पहले फिर से समझ लीजिए, मार्जिनल जो कॉस्टिंग हम पढ़ रहे हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ब्रेक इवन एनालिसिस, बीईपी या सीवीपी एनालिसिस। और ये जो बीईपी एनालिसिस है ये निकलता है इंपॉर्टेंट, इसका जो टूल्स है वो है पीवी रेशो। यानी पीवी रेशो इस पूरे चैप्टर का सबसे बड़ा हीरो है ये। पीवी रेशो आपको बहुत ही जरूरी है अच्छे से समझना, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो इसको कहते हैं। और अब हमारा जो फोकस होगा वो होगा पीवी रेशो। यानी अगर आप देखें मार्जिनल कॉस्टिंग या बीईपी एनालिसिस का पूरी तरह से जो न्यूक्लियस यानी जो इसका मेन पॉइंट है वो है पीवी रेशो। तो अब पीवी रेशो देखते हैं कि पीवी रेशो होता क्या है और कैसे निकाला जाता है। नाउ लेट्स सी इन डिटेल द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। सबसे पहले ये देखिए कि इस रेशो का जो नाम है पीवी रेशो, इसको मार्जिनल इनकम रेशो के नाम से भी जानते हैं, या फिर कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो, या फिर वेरिएबल रेशो। याद रखना ये वेरिएबल रेशो बोला है, वेरिएबल कॉस्ट रेशो नहीं बोला है। सो पीवी रेशो के तीन और नाम है पीवी रेशो के, जिसका एक नाम है मार्जिनल इनकम रेशो, दूसरा कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो और तीसरा है वेरिएबल प्रॉफिट रेशो। PV ratio usually expressed as a percentage in the rate at which profit increases with the increase in the volume. तो P upon V ये PV ratio है। यहां पर P जो है वो रिप्रेजेंट करता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का मतलब है P और V का मतलब है सेल्स। तो इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देख लीजिए, PV रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। अब ये जो फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, इसको तरह तरह से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो यहां अगर कंट्रीब्यूशन की जगह आप सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट लिख देंगे तो ये फॉर्मूला हो जाएगा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स। इसी तरह से आपको पता है कि कंट्रीब्यूशन इज आल्सो इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो कंट्रीब्यूशन की जगह अगर आप फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट लेते हैं तो ये पीवी रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सेल्स।
अब आपको बहुत ज्यादा चांसेस है कि पीवी रेशियो क्वेश्चन निकालने के लिए क्वेश्चन में पूछा जाएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो अगर आपके पास सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट है तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अगर केवल डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन दे रखा है आपको तो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स कर सकते हैं। और अगर आपको फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट दे रखा है केवल और सेल्स दे रखी है तो उससे भी आप ये निकाल सकते हैं, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सेल्स करके भी आपका पीवी रेशियो डायरेक्टली आ सकता है। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। यहां पर 2 पीरियड की इंफॉर्मेशन दी हो सकती है आपको एग्जाम में, लेट्स से पीरियड 1 और पीरियड 2। अब यहां पर दे रखा होगा आपको कि सेल्स है, पीरियड 1 की सेल्स है लेट्स से 2 लाख रुपीस और पीरियड 2 की जो सेल्स है वो दे रखी है आपको 3 लाख रुपीस। इसके अलावा हो सकता है आपको दिया हो कि प्रॉफिट अर्न्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन इन पीरियड 1 is 40,000 rupees and profit earned by the organization in period 2 is 60,000 rupees। बस इतनी इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब देखिए यहां पर सेल्स और केवल प्रॉफिट फिगर है, लेकिन आपको पीरियड 1 और पीरियड 2 का डेटा मिला है, तो आप इस इंफॉर्मेशन से भी पीवी रेशियो निकाल सकते हैं। उसमें आपको करना क्या है, आपको निकालना है चेंज, ये डेल्टा साइन चेंज का होता है, चेंज इन सेल्स और चेंज इन प्रॉफिट, ये आप निकाल लीजिए। तो चेंज इन सेल्स कितना है 1 लाख रुपीस और चेंज इन प्रॉफिट कितना है 20,000 रुपीस। तो 2 पीरियड के बीच में जो चेंजेस हुए हैं सेल्स में और प्रॉफिट में वो हमने निकाल लिए हैं। और अब इजीली आप इसका पीवी रेशियो निकाल सकते हैं और उसका जो फॉर्मूला है पीवी रेशियो का फॉर्मूला, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स। तो चेंज इन प्रॉफिट कितना है 20,000 और चेंज इन सेल्स कितना है 1 लाख, तो ये आपका आ गया 20% पीवी रेशियो। तो नॉर्मली पीवी रेशियो जो परसेंटेज में एक्सप्रेस होता है तो इसमें आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, तो ये आपका आ जाएगा 20% पीवी रेशियो। या फिर हो सकता है आपको प्रॉफिट न देके कंट्रीब्यूशन दिया हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कंट्रीब्यूशन दे दिया है आपको 2 पीरियड का, मान लीजिए 1,20,000 कंट्रीब्यूशन है पीरियड 1 का और 1,40,000 कंट्रीब्यूशन है पीरियड 2 का, तो यहां प्रॉफिट नहीं दिया है लेकिन कंट्रीब्यूशन दिया है, तो आप इसी तरह से चेंज इन कंट्रीब्यूशन निकाल लीजिए। जैसे प्रॉफिट चेंज इन प्रॉफिट निकाला था तो यहां पर आपका चेंज इन कंट्रीब्यूशन आ रहा है 20,000 रुपीज। तो इंस्टेड ऑफ चेंज इन प्रॉफिट अगर आपको चेंज इन कंट्रीब्यूशन भी मिल जाता है तो भी आप पीवी रेशियो निकाल सकते हैं। चेंज इन कंट्रीब्यूशन आपका हुआ है 20,000 रुपीज का डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल हुआ है 1 लाख रुपीज का, तो यहां से भी आपका पीवी रेशियो आ जाता है 20%। नॉर्मली स्टूडेंट यहां पर सॉल्व नहीं कर पाता, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आने के बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं, जिसमें 2 पीरियड की इंफॉर्मेशन दी होगी आपको और आपको डायरेक्टली पीवी रेशियो निकालना होगा। इसके अलावा भी आपसे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो सिंपल है लेकिन आपको ध्यान से देखना होगा। हायर पीवी रेशियो अगर ऑर्गेनाइजेशन ए है, ऑर्गेनाइजेशन बी है, ऑर्गेनाइजेशन ए का जो प्रोडक्ट है उसका पीवी रेशियो है मान लीजिए 25% और बी ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रोडक्ट है उसका पीवी रेशियो 30% है। तो यहां ये कहते हैं कि हायर द पीवी रेशियो मोर विल बी द प्रॉफिट। तो ये जिसका पीवी रेशियो ज्यादा होगा वो ज्यादा प्रॉफिट अर्न करता है एंड वाइस वर्सा। लोअर पीवी रेशियो मींस लेसर प्रॉफिट, ये आपको याद रखना है। So PV ratio is directly proportional to profitability. Now question ऐसा भी आता है एग्जाम में कि PV ratio can be improved by what? Like how you can improve the PV ratio? तो PV ratio का जो फॉर्मूला है उसी में उसका राज छुपा है। फॉर्मूला हमने देखा कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। तो यहाँ इंक्रीजिंग द सेलिंग प्राइस पर यूनिट, अगर आप सेलिंग प्राइस पर यूनिट अगर आप
इंक्रीज करते हैं तो ये कंट्रीब्यूशन यानी सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट जो है, ये जो फिगर है ये आपका बढ़ जाएगा, जिससे कि आपका पीवी रेशियो इंप्रूव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस 10 रुपीज है, दूसरा उसकी वेरिएबल कॉस्ट 8 रुपीज है, तो अगर इस सीन में आप पीवी रेशियो देखें तो ये कंट्रीब्यूशन हो गया 2/10, ये 20% आ रहा है। अगर आप इसकी सेलिंग प्राइस इंक्रीज कर देते, मान लीजिए सेलिंग प्राइस इसकी आपने 12 कर दी, वेरिएबल कॉस्ट तो उतनी रहेगी, वेरिएबल कॉस्ट नहीं बढ़ेगी, लेकिन सेलिंग प्राइस आपने बढ़ा दी है, तो अब कंट्रीब्यूशन कितना है 4, तो 4 डिवाइडेड बाय 12। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 33.33%। इसका मतलब अगर आप सेलिंग प्राइस पर यूनिट इंक्रीज करते हैं तो आपका पीवी रेशियो इंप्रूव हो जाता है। या फिर आप रिड्यूस करते हैं डायरेक्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, अगर आप ये जो वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट जो अभी हमने देखी 8 रुपीज, उसको लेस कर देंगे तो भी आपका पीवी रेशियो इंप्रूव हो जाएगा। अब आप बोलेंगे सर वेरिएबल कॉस्ट को कैसे आप कम कर सकते हैं, तो बाय इफेक्टिवली यूटिलाइजिंग द मैन मशीन मटेरियल, यानी जो आप कॉस्ट इन्वॉल्व हो रही है उसको अगर आपने इफेक्टिवली यूटिलाइज किया आपके रिसोर्सेस को, तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट कम हो सकती है। तो पीवी रेशियो को इंक्रीज करने के, इंप्रूव करने के दो तरीके हमने देखे, या तो आप सेलिंग प्राइस बढ़ा दीजिए या फिर आप वेरिएबल कॉस्ट को कम कर दीजिए, कंट्रोल कीजिए। और तीसरा है स्विचिंग द प्रोडक्शन टू मोर प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट। तो आप दो प्रोडक्ट बना रहे हैं, ए और बी। ए प्रोडक्ट का जो पीवी रेशियो है वो 20% है और बी का जो पीवी रेशियो है वो 30% है। तो बाय प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर बी एंड लेस ऑफ ए प्रोडक्ट, अगर आप बी का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा देते हैं और ए का प्रोडक्शन कम कर देते हैं, तो जो ओवरऑल पीवी रेशियो आएगा, कंबाइंड पीवी रेशियो, वो आपका हाई हो जाएगा। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का महत्व क्या है। इसके ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है, आपको जस्ट एक बार इसको देखना है, कीवर्ड्स को आपको देखना है। पहला ये कहते हैं कि इससे आप प्रॉफिट असर्टेन कर सकते हैं एट पर्टिकुलर लेवल ऑफ सेल्स। तो अगर आपकी सेल्स का लेवल ये है, इतनी सेल्स है, तो इसमें आपको कितना प्रॉफिट होगा ये आप पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पीवी रेशियो। दूसरा, डिटर्मिनेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट, इतनी सेल्स आप कर सकते हैं, इसमें वो पॉइंट आप हाईलाइट कर सकते हैं, यानी ये वो सेल है जिस पे कंपनी को न तो प्रॉफिट होगा और न ही लॉस होगा, तो यहां पर ब्रेक इवन पॉइंट भी आप निकाल सकते हैं। तीसरा है कैलकुलेशन ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ प्रॉफिट। तो अगर आप कहते हैं कि हमें प्रॉफिट अर्न करना है 30,000 रुपीज का, तो कितनी सेल्स करनी पड़ेगी, तो ये सेल्स कितनी करनी पड़ेगी, इसका आंसर भी आप पीवी रेशियो से निकाल सकते हैं। इसी तरह से आप ये भी निकाल सकते हैं कि अगर आपका प्रेजेंट प्रॉफिट, प्रेजेंट में आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं 50,000 का, और यही प्रॉफिट आप मेंटेन करना चाहते हैं, अगर बाकी में कुछ चेंजेस हुआ है, सेलिंग प्राइस में चेंज हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट में चेंज हुआ है, लेकिन प्रॉफिट आप उतना ही रखना चाहते हैं, तो ऐसे केस में आपकी सेल्स कितनी होनी चाहिए, इसका आंसर भी आपको पीवी रेशियो से मिल सकता है। इसके बाद फ्लेक्सिबल बजट बनाने में पीवी रेशियो बहुत ही कामगार रहता है, बहुत यूजफुल रहता है। इसके अलावा पीवी रेशियो से आप वो ऐसी एक्टिविटीज को हाईलाइट कर सकते हैं जो लॉस मेकिंग है, यानी जिसमें लॉस हो रहा है, ऐसी एक्टिविटीज को भी आप हाईलाइट कर सकते हैं थ्रू पीवी रेशियो। इसके अलावा तरह तरह के डिसीजंस हैं, लाइक वेदर अ पर्टिकुलर ऑर्डर शुड बी एक्सेप्टेड और नॉट, मेक और बाय डिसीजन, सेल्स मिक्स क्या होना चाहिए आपका, अल्टरिंग द लेआउट, अगर आपका प्रोडक्ट का लेआउट है वो चेंज कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आप चेंज कर रहे हैं, प्रमोशनल एक्टिविटीज है, तो इन सब में भी पीवी रेशियो बहुत ही यूजफुल रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, फिक्सिंग ऑफ सेलिंग प्राइस, यानी आपको इतना प्रॉफिट अर्न करने के लिए सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए प्रोडक्ट की, वो भी पीवी रेशियो से आप फिक्स कर सकते हैं।
और इसी के साथ आप जो कॉस्ट फैक्टर है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, जितने भी कॉस्ट फैक्टर है उनका इंपैक्ट प्रॉफिट पे क्या हो रहा है, ये भी आप स्टडी कर सकते हैं थ्रू पीवी रेशो।